आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत करेंगे इस साल के पहले दिन से जो खबर चलती आ रही है उसी से, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी से। परसों मथिल, फिर जम्मू का राजौरी सेक्टर और आज भी पुंछ के केरनी शाहपुर सेक्टर में गोलाबारी की खबरें। और बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ने गोलाबारी की और इस हद तक गोलाबारी की कि पूरा इलाका दहल उठा। किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि पूरी आबादी में रात भर कोहराम बरपा रहा, खौफ दहशत देखने को मिला और लोग महफूज मुकामात में पनाह लेने के लिए मजबूर भी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी पिछले साल शुरू हुई है। आज इस साल के पहले दिन भी गोलाबारी हुई और आए रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलों का चलने का सामान बंधा रहता है और गोले चलने से लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों की जिंदगियां हर वक्त खतरे में रहती हैं। और आज भी शाहपुर केरनी में दोबारा गोलाबारी हुई है और आखिरी खबरें मिलने तक वक्फे से ये गोलाबारी जारी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलाबारी, लेकिन इधर की खबर कि इधर GOC नॉर्दर्न किलो फोर्स ने आज मीडिया को जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल की तफसीलात बताते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लाइन ऑफ 200 के करीब मिलिटेंट मौजूद हैं, जबकि उन्होंने बताया कि नॉर्थ कश्मीर जो कदरे मिलिटेंसी से साफ इलाका दिखाई देता है वहाँ पे भी 60 के करीब मिलिटेंट हैं और इनमें से बड़ी तादाद जो है वो फॉरेनर्स की है। और इंतखाबात के हवाले से जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया कि DDC के इंतखाबात को आसान तरीके से अंजाम देने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। मिलिटेंट्स की सरेंडर पॉलिसी के हवाले से बताया कि अब नई हिकमत अमली अपनाई गई है और मुकामी मिलिटेंट सरेंडर कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में मुकामी मिलिटेंटों को कौमी दायरे में लाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। जो सिचुएशन है पूरे नॉर्थ कश्मीर में बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन है, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके एक ऐसा वातावरण इंश्योर करेंगी कि इलेक्शन जो हैं वो शांतिपूर्वक होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं। और इसी के चलते आपने देखा है कि इस साल 9 जो हैं लड़के लोकल जो है उन्होंने सरेंडर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और जो लड़के रास्ता भटक गए थे वो भी सरेंडर करेंगे। इसी प्रेजेंस आपको मालूम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं और उसमें अगर आंकड़े आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 इसमें मिलिटेंट्स मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो पाकिस्तान टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो ये तकरीबन 40 से 45 की तादाद है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशंस हैं उनके चक्कर में ये पूरे प्रेशर में आ चुके हैं और किसी भी कार्रवाई को अंजाम करने में सक्षम नहीं हुए हैं। और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे और लगातार ऑपरेशन जो जारी रहेंगे ताकि हम एक ऐसा माहौल, एक वातावरण पैदा कर सकें कि जो सरकार की तरफ से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो बहुत ही शांति पूर्ण तरीके से जो है उसको अंजाम दिया जाए ताकि लोग अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है इलेक्शन का, वोटिंग का, उसको एक्सरसाइज कर सकें। और अब सूरत हाल का एक और पहलू, जिससे हम कहते हैं कि सूरत हाल में पिछले 5 अगस्त की तारीख के बाद नई तारीख जो रकम हुई है उसमें कश्मीर की बड़ी तादाद भी नालान दिखाई दे रही है। जम्मू में भी कुछ लोग उस पर वाविला मचा रहे हैं और आज जम्मू में दस्तखती मुहिम कांग्रेस के रमन बल्ला ने शुरू करते हुए बताया कि 2G से लेके लैंड लॉज और उसके साथ साथ BJP के कवानीन के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू का हर शहरी निकल पड़ा है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक दस्तखती मुहिम को जारी रखते हुए मुल्क में ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की आवाम ना तो लैंड लॉज के साथ है जो नए लैंड लॉज बनाए गए और ना ही जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट की सहूलियात हैं उस पर जो रोक लगी है उसके खिलाफ है। और आज जम्मू में दस्तखती मुहिम को शुरू करते हुए रमन बल्ला ने बताया कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अब मुद्दे ही रह गए। प्रशासन की तरफ से अनदेखी जिस ढंग से हर सेक्टर में की गई, और खास तौर पर इस वक्त जो न्यू लैंड लॉज थे उस चीज़ का विरोध करने के लिए, और न्यू लैंड के साथ फार्मर्स बिल जो एक करंट इशू है जिसमें सारे किसान सड़क से अपनी आवाज़ को बुलंद करें और संसद तक पहुँचाने के लिए हम एक माध्यम यहाँ पे बने हैं। हस्ताक्षर अभियान के तहत हर एक जगह पे लगातार ये संघर्ष जारी है और आखिरी दम तक ये जारी रहेगा जब तक ये लैंड लॉज को लेकर ये रोल बैक नहीं करते, फार्मर्स के इशू को एड्रेस इसका नहीं होगा। और इसी ढंग से हर एक इशूज में जिसमें 2G का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी तक सरकार इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठा पाई। ये एक मेमोरेंडम के जरिए राष्ट्रपति को जाएगा और उससे गुजारिश की जाएगी कि पूरी तरह पे ऐसे कानून को रोल बैक किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल पाए। लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, हमें तो पूरी स्टेट का दर्जा चाहिए और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रॉपर्टी की हो, रोजगार के सिलसिले में हो चाहिए। इन्होंने खुद ही ले में बोला था अमित शाह जी ने, हम जल्दी स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। अगर आपने दर्जा बहाल करना है, जब आप सारे चुनाव कर रहे हैं तो असेंबली के चुनाव करा लो, वो चर्चा का विषय बनेगा। तो चर्चा के बाद भी राजनीति यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि कहीं ना कहीं लोग सब्जियों के रेट ना इनसे पूछ पाएँ, तो लोगों को इन्हीं चीज़ों पर लगाया। तो हमने तो हस्ताक्षर अभियान में हर एक लोगों के जज्बात को इसमें एक शेप दी गई है कि राष्ट्रपति तक उसको अवगत कराया जाए। ये कांग्रेस की खबर, लेकिन पैंथर्स पार्टी भी नालान दिखाई दे रही है। और पैंथर्स पार्टी ने बताया है कि उन्होंने आज जम्मू में डीडीसी के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मीटिंग से वॉकआउट भी किया। और वॉकआउट की वजह बताते उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर जो सिचुएशन बनी हुई है वो अवामी या इंतखाबी माहौल के लिए दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि वहाँ पे यकतरफा गेम खेली जा रही है। नहीं, ऐसा हम बात करेंगे आपसे, लेकिन आप करने हम बात करेंगे आपसे। तो अभी हमने क्या किया है कि ये लोगों को अप्रोच करने के लिए जो पोलिटिकल पार्टी बैठेंगे, तो मेरी तरफ से यही है। उसके बाद हम आपसे सुनेंगे। हमारी सिक्योरिटीज जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। इलेक्शन से पहले हमारे पास जो सिक्योरिटी थी वो भी विड्रॉ कर ली है। हिजबुल मुजाहिदीन का थ्रेट हम लोगों को आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन हमें थ्रेटनिंग कर रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। रोजाना टेलीफोन करते हैं, धमकाते हैं, पब्लिकली धमका रहे हैं हमारे पार्टी के लोगों को, हमारे पार्टी के लीडर्स को, और उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे वर्कर्स को 10-10 PSO इन्होंने दिए हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो फिefdom बना के रखा है यहाँ, इसको हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह हमने इलेक्शन कमीशन से साफ कन्वे किया है कि अगर आपको इलेक्शन करवानी है तो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के अगर कहने के ऊपर आपने चलना है और उनके दबाव में आपने बात करनी है तो ये सरासर गलत होगा। इसको पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। और जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, आज फॉर्म कहीं नहीं मिल रहा है भरने वाला, कल लास्ट डेट है, एफिडेविट की कॉपी नहीं मिल रही है, मैंडेट फॉर्म्स तक इनके पास नहीं है, और कल इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है। एक मजाक बना रखा है इन्होंने इलेक्शंस का। इसलिए पैंथर्स पार्टी ने आज उस मीटिंग से वॉकआउट किया है और अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया है। आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे मैंने कहा, एक बराबर का मौका सब पॉलिटिकल पार्टीज को देना होगा। और जिस तरीके से आप बीजेपी के इशारों के ऊपर नाचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कुछ लोग, ये सरासर गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निशन जल्द से जल्द लेना होगा। और बात इंतखाबात की, तो इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात के लिए कश्मीर की सियासी जमातों से लेके जम्मू की कुछ सियासी जमातों का इत्तेहाद भी हुआ है। उसे उर्फ़-ए-आम में गुपकार अलायंस भी कहा जाता है। और गुपकार अलायंस ने जहां दूसरे मुद्दों को लेके इत्तेहाद किया है, वहीं इन इंतखाबात में बीजेपी को पछाड़ने के लिए इकट्ठे ही सब हुए हैं। लेकिन यही कहा जा सकता है कि सर मंडवाते ही औले पड़ना शुरू हुए। बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों के इस इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर तजाद दूर से दिखाई दे रहा है। और माना यही जा रहा है कि इन जमातों का इत्तेहाद ऊपरी लेवल पे तो है, लेकिन ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आएगा। और आज भी बाज़ाब्ता तौर पे जब श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर सीटों के बंटवारे का रद्द का खाका बनाया जा रहा था, तो उस खाके के दौरान ही बाहर से लेके दूर दूर तक
पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान एक दूसरे के हवाले से सवालात उठाते हुए ये भी बता रहे थे कि यहाँ भी बंदर बांट हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके पीडीपी दोनों जमातें ये भी बता रही थी कि एक फार्मूला होना चाहिए, उस फार्मूले के तहत सीट बंटवारा होना चाहिए और जो प्रेस्टिजियस सीट्स हैं वो उन उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए जो उनके हकदार हैं। लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा था कि यहाँ पे मनमानी हो रही है और बाकी जो ज़मीनी वोटर है, वर्कर है, उसको दूर ही रखा जा रहा है। और सारे के बीच में माना यह भी जा रहा है कि इन्हीं इंतखाबात के बीच में अब पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एकजुट होकर इंतखाब लड़ेगी, लेकिन मैदान में आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी कतार भी देखी जाएगी। अपनी पार्टी तो मैदान में है ही, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों की इस कतार में बीजेपी के कितने बैकवर्ड उम्मीदवार होंगे, अपनी पार्टी के कितने बैकवर्ड उम्मीदवार होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बताया जाता है कि ये जो लंबी कतार मैदान में उतरेगी तो ये बीजेपी का या नहीं बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पता भी चिट कर सकती है। और दोनों के लिए ये एक सख्त तरीन इम्तिहान का वक्त भी है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपनी मशहूरी की है, जिस तरह से गुपकार अलायंस की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, उस सारे के बीच में अगर कश्मीर से आज़ाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीत के आते हैं तो फिर इन दोनों के करैक्टर पर या यूं कहें इनकी बुनियादी ज़मीनी सतह की सोचाल पर सवाल खड़ा होंगे। और उन्हीं सवालात के बीच में आज दिन भर दोनों जमातों के लीडरान जहां सर जोड़ के बैठे तो थे, लेकिन कहा जाता है कि सर जोड़ के बैठने का कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है और आखिर ज़मीनी सतह पे वही होगा जो वहाँ की आवाम या वहाँ की लोकल लीडरशिप करेगी। और ये भी माना जा रहा है कि जहां एक हद तक लोगों में इन इंतखाबात में उतनी दिलचस्पी भी नहीं है, वहीं इसी दिलचस्पी न होने के बावजूद बड़ी तादाद में उन लोगों की भी पार हो जाएगी जिनका वोट बैंक लोकल लेवल पे, गाँव के लेवल पे होगा और आखिरकार वो पत्ता मार ही लेंगे। पीपल्स अलायंस की जो पार्टियां आज भी मिली थी, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मीटिंग में शामिल थे, लेकिन इस मीटिंग में कोई खातिर खा नतीजा सामने निकल कर नहीं आया है, बल्कि डिफरेंसेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान यहां सीटों के बंटवारे को लेकर या कैंडिडेट्स के नामों को लेकर जरूर देखने को मिला है। 4 बजे जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग अलग जो है मीटिंग भी हुई है। ताहम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़राए के हवाले से और पीडीपी ज़राए के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि बेशतर सीटों पर कंसेंसस बना है, इत्तिफाक बना है, लेकिन कुछ एक सीटें ऐसी हैं जिस पर इत्तिफाक नहीं बन रहा है, जिसको फिलहाल जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है उन्होंने आला क़यादत पर फैसला छोड़ा है। ताहम अभी तक जो ज़राए के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि या तो आज रात को या सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले मरहले के हवाले से जो डीडीसी इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके हवाले से कैंडिडेट्स का ऐलान सुबह तक करेंगे, यानी आज शाम से लेकर कल सुबह तक ये ऐलान ज़रूर किया जाएगा और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से आगे मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा और पार्टी के आला क़यादत से लेकर जो दरमियानी दर्जे की जो लीडरशिप है उनके दरमियान भी मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। ये इंतखाबात, लेकिन इंतखाबात के साथ साथ इम्तिहानात और इम्तिहानात का सिलसिला आज यहाँ देखने को मिला। 10वीं जमात के आज इम्तिहानात थे, कभी ऑफलाइन और कभी ऑनलाइन के बीच में फंसे ये इम्तिहानात बिलाखिर ऑफलाइन हो ही गए और आज बाज़ाब्ता तौर पे 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद कराए गए, जिस दौरान तुलबा की एक बड़ी तादाद इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंची थी। कुल मिला के माना जा रहा है कि 74,000 के करीब आज तुलबा ने अपने इम्तिहानी मराकज़ तक तुलबा पहुँचे और इम्तिहानात दिए। यहाँ 700 सेंटर्स बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज तैयार कर रखे थे जहाँ इम्तिहानी तुलबा से इम्तिहान लिया गया। ये इम्तिहानात खुश असलूबी से अंजाम तो दिए गए, लेकिन कड़ाके की ठंड में अक्सर जगहों पे तुलबा ने बताया कि गर्मी के अरेंजमेंट्स नहीं थे। कश्मीर में कड़ाके की ठंड चल रही है और इस सारे के बीच में इम्तिहान लेना भी बच्चों के लिए या इम्तिहान देना बच्चों के लिए एक कार्य सर दर्द वाला भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी मजबूरी के आलम में इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचे थे और इम्तिहानी मराकज़ से लेके बाज़ारों तक जो भीड़ लगी हुई थी उसमें साफ बयान हो रहा था कि कुछ नया है और ये नया इम्तिहानात का सिलसिला था जो करीबन 1
एक साल के बाद हो रहा है, क्योंकि पिछले साल सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहानात नहीं हुए थे और इस साल तो कोविड की मार ने सिचुएशन ऐसी पैदा कर रखी कि इम्तिहानात अब तक नहीं हो सके थे। लेकिन अब जो इम्तिहानात हुए हैं इनमें बच्चों ने न पढ़ा था न बच्चों ने कभी लिखा था, और ख़ास तौर पे कुछ बच्चों ने अगर ज़रूर पढ़ा था लेकिन वो पढ़ाई नहीं हो पाई जिसके लिए जो पढ़ाई होनी चाहिए थी। और आज तुलबा स्कूल पर पहुँचे हुए थे, इम्तिहानी मराकज़ पे पहुँचे हुए थे और खूब मेहनत ना करने के बावजूद आज कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो 10वीं का ये पड़ाव पार कर जाएं। जी देखिए, जो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हमको ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के बारे में बोला गया था उतना भी मुश्किल नहीं था। पेपर एज़ पर द सिलेबस आया था, कोई भी मुश्किल नहीं थी और बार बार टीचर्स आ रहे थे बराबर एज़ पर ये सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया था। पूरा सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह के बगैर अंदर एंट्री नहीं होती थी और जो पेपर के हवाले से जो है पेपर बराबर सिलेबस के अकॉर्डिंगली आया था, कोई भी टेंशन नहीं थी, पेपर आसान था। इस साल स्कूल्स नहीं हुए हैं तकरीबन अप्रैल से, उससे चलते बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का उसको 70% कर दिया है और हर एक एग्ज़ाम सेंटर पर भी देखा गया है कि कोविड का प्रोटोकॉल कैसे मेंटेन हो, दूरी मेंटेन हो, मास्क और सैनिटाइजेशन का भी प्रयोग किया जाएगा। मैं आज ये जम्मू से खुसूस तौर यहाँ आई और यहाँ पूरे एग्जामिनेशन सेंटर जो भी श्रीनगर में भी हैं और भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जहाँ जहाँ उनका जाना मुमकिन हो सके वहाँ ही जाएंगे, इंस्पेक्शन होगा सेंटर्स का। कितने बच्चे अपियर हुए हैं, कितने सेंटर्स काउंट किए गए हैं? 10th क्लास का फिगर है 75,000 अराउंड हमारे स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं। 814 सेंटर्स हैं पूरे कश्मीर वैली में। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज बच्चों के इम्तहानात हुए, लेकिन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का आपको ये मंजर दिखा रहे हैं। ये शोपियां के शारिक के वालिदैन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे अपनी दाद फरियाद लेके अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे के मारे जाने के वाक़े की CBI के ज़रिए तहकीकात कराई जाए। शारिक फ़ौज के साथ काम करता था, 2 अगस्त को उसका अगवा होता है, गायब हो जाता है और वालिदैन के बकौल बाद में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें मिलिटेंट ये दावा करते हैं कि उन्होंने शारिक को मारा है, लेकिन उसके बाद उसके कुछ कपड़े मिले हैं जो खून में लथपथ थे, बाकी उसका कुछ नहीं, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली है। और आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रोते बिलखते वालिदैन सरकार से अपील करे थे कि इस वाक़े की CBI के जरिए तहकीकात कराई जाए। नेचू शाकिर मंजूर 2 अगस्त गब गो सह आयो घर छुट्टी पे, सह गो गब, सह द्राव गर, सह न्यूक वत तुलित नामूलूम बंदूक बरदार तो पता कम तुल कम न वनकिस दमस तामत आव मे कह रिपोर्ट पुलिस के जरिए तमिस क्या गो, सह कोत वोत। वनकन गो 4 रेत लोग सपदन, बह गोस वनकन मजबूर 90 किलोमीटर दूर यह शुपियन पे आउस बह योर, मोन गर छुन वनिस तामत कह त आमुत रिपोर्ट लेखने तमिस क्या गो, सह कत न्यूक, कोत आव, कह पुलिस वोल आन वनिस तामत मोन गर कहें त। बहुत मीडियास अपील कर महज खुदा सद खतर मीन यह कत वात कुन जाए IG कश्मीर, UT गवर्नर मोदी साहबस निश वात मीन कत, मीन अपील वात मे गोस कह रिपोर्ट मेलुन तमिस क्या गो, सह कोत गो। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वालिदैन रो रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ रियासत में एक तबका वो भी है जो अक्सर रोता ही रहता है। रियासत का सरकारी मुलाजिम रोता ही रहता है और आंगनवाड़ी वर्करों का आपको याद होगा कि हर दूसरे दिन उनके रोने की खबरें आप ज़रूर सुनते होंगे। पिछले 1 साल से हम आए रोज़ देखते आ रहे हैं कि वो रोते रहते हैं। हमें उम्मीद होती है कि शायद सरकार ने उनका मामला हल कर लिया, लेकिन हर दूसरे दिन उनका रोना साफ बयान करता है कि सरकार के कानून पे जूं भी नहीं रेंगती है
और आज भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर रोते हुए सरकार तक ये बात पहुंचा रहे थे कि ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीनी हालात के बीच में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उनके बावजूद भी उनकी रोज़गार, उनकी रोज़ी रोटी छीनी जा रही है, उनकी मुराद जो हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं उनको वक्त पे नहीं दी जा रही हैं। और बडगाम में आज आंगनवाड़ी वर्करों ने रियासती LG तक की अपील पहुंचाते हुए गुजारिश की कि उनके मामलात को बिलाखिर हल कराया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर और उसके साथ साथ SRTC मुलाजिम भी रोते ही रहते हैं। SRTC मुलाजिम दावा करते हैं कि आफत हो या कोई और परेशानी सरकार की, SRTC मुलाजिम फ्रंट लाइन पे रहते हैं। और अब की बार तो कोविड के दौरान जिस तरह से SRTC मुलाजमीन ने खिदमत अंजाम दी हैं उनको फरामोश किया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी उनका इल्ज़ाम है कि सरकार उनके मामलात को हल नहीं कर रही है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज SRTC मुलाजमीन एक बार फिर जमा होकर सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि तनख्वाहें वक्त पे क्या महीनों तक नहीं मिलती हैं, दूसरी मुराद की तो वो उम्मीद ही नहीं लगाए हुए हैं। और उसके बाद महकमा जो है उसमें भी कहीं न कहीं वो कुछ नहीं होता है जो एक महकमे में होना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी परेशान है और पुलवामा में आज हेल्थ डिपार्टमेंट के कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स और वर्कर्स ने भी एहतजाज करते हुए बताया कि वो भी परेशानी से दो चार हैं। सरकार तक कई बार उनकी बात पहुंचाई गई, बताया गया, मुहादे हुए, लेकिन सरकार ने कभी उन मुहादों पर अमल नहीं किया। और पुलवामा में नारेबाजी करते उन्होंने बताया कि मामले की कहीं न कहीं अशद से हल करने की ज़रूरत है। और इंतखाबात के साथ साथ ब्लॉक दिवस पिछले दिनों बैक टू विलेज, बैक टू सिटी तो हुआ था, लेकिन ब्लॉक दिवस आज कुलगाम में भी मनाया गया। और कुलगाम के कई ब्लॉकों में ब्लॉक दिवस के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने मौके पर जाकर कई मामलात को निपटाया भी। बड़ी तादाद में लोग भी आए हुए थे और ब्लॉक दिवस के दौरान लोगों ने अपने मुतालबात भी रखे और जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने मौके पर ही कुछ को मौके पर निपटाया भी और कुछ को निपटाने के अहकामात भी सादर किए। जो भी पब्लिक के मसाइल थे, पब्लिक डेलीगेशंस जो हमें नॉर्मली ग्रीवियंसेस जो होती है उनका अजाला करने के लिए ये मुहिम जारी है। और इस सिलसिले में भी जो कुछ इश्यूज़ आए थे वो हमने उसी वक्त डिस्पोज ऑफ किए। और कुछ ऐसे हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप्स की, ये ओल्ड एज पेंशन्स या इसी तरह कुछ और बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में जैसे हम मुसलसल जानकारी दे रहे हैं। और इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ये स्कीम्स हैं, जो बेनिफिशरी ओरिएंटेड मोर देन 30 स्कीम्स जो हैं, इनकी सैचुरेशन जो है 100% होनी चाहिए। कुलगाम में ब्लॉक दिवस, लेकिन कुलगाम में ही पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी इंकशाफ किया कि एक खातून के कत्ल में मुलव्वस एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने इस खातून पर लोहे की राड से हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हुई। और इस शख्स का नाम इशफाक अहमद बोहरू बताया गया है, जिसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करते हुए बताया कि पुलिस ने कातिल को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया। अराउंड हमें एक इतला मिली थी कि विलेज शूरत में एक लेडी के ऊपर असॉल्ट हुआ है। ये इतला हमें मुतबर ज़राए से मिली थी और ये भी पता चला था कि लेडी जो है इसके ऊपर असॉल्ट हुआ है, इसको रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम किया गया है। सो एट द टाइम आई अलॉन्ग विथ माई SHO रशेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम, जहाँ पे हमें पता चला कि लेडी जो है ऑलरेडी ब्रॉड डेड लाई गई है। इन दिस रिगार्ड हमने केस FIR रजिस्टर किया है, जो अंडर सेक्शन 302 FIR नंबर 203/2020 रजिस्टर हुआ है। और इमीडिएटली हमने इसमें जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी थी वो बामल लाई। और FIR रजिस्टर करने के बाद हम स्पॉट पे गए जहाँ पे सीन ऑफ क्राइम हुआ था। सीन ऑफ क्राइम पे हमने वेपन ऑफ ऑफेंस को रिकवर किया, जो एक आयरन रॉड है, तो उसको FSL जांच के लिए भी हम अभी भेज रहे हैं। तो उसके बाद जो एक्यूज्ड था हमने उसकी तलाश शुरू की और एक्यूज्ड को भी हमने अरेस्ट किया है। जो एक्यूज्ड है उसका नाम है शाकिर एलाइस इशफाक शाकिर मंजूर बोहरू, सन ऑफ मंजूर अहमद बोहरू और शूरत। और जिस लेडी के ऊपर उसने असॉल्ट किया है उसका नाम है महमूदा, वाइफ ऑफ मुजफ्फर अहमद नजर और शूरत। तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आ जाएंगे दैट विल बी शेयर्ड विद यू पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम।
और चलिए नाज़रीन, बिजली का बहरान भी आप जानते हैं पुराना है, नई कुछ इसमें बात नहीं है। वही बहरान जो दरबार मुँह के साथ शुरू हो ही जाता है। और इस बहरान के लिए कई हल्के ये भी कहते हैं कि हम खुद भी जिम्मेवार हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कौन से गैजेट इस्तेमाल करें। हीटर, बॉयलर, ये सब कुछ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब पीक वर्स होते हैं। और गुजारिश की जाती है, अक्सर बताया जाता है कि पीक वर्स के दौरान अक्सर बिजली के गैजेट्स को बंद रखा जाए। सिर्फ रोशनी और कुछ गर्मी का इंतज़ाम के लिए बिजली अगर इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर आज बिजली डिपार्टमेंट में टंगमर्ग और आसपास के कई इलाकों में छापामारी की। और छापामारी के दौरान बिजली के एक्स्ट्रा गैजेट्स जिनमें बॉयलर और हीटर थे उनको भी जब्त करते हुए यकीन दिलाया कि ये कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी इसमें पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ जाहिर है, हमारे यहाँ बॉयलर एक बार लगा दिया तो पूरे विंटर उसकी तार उठाई नहीं जाती है। हीटर 24 घंटे चलता रहता है, एक कमरे में बैठे रहते हैं लेकिन 10 कमरों में लाइट चलती रहती है। और फिर बिजली के बाकी गैजेट्स का इस तरह से इस्तेमाल होता है कि हमारे यहाँ बिजली का बहरान पैदा हो जाता है। हमारी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को हमें भी निभाना है। हमें भी ख्याल रखना है कि जो बिजली हम बचाएंगे वो किसी अस्पताल में भी ज़रूरत आ सकती है। जो बिजली हम बचाएंगे उस बिजली का इस्तेमाल करते हुए कोई बच्चा रात को तालीम भी पढ़ सकता है। तो बिजली का इस्तेमाल हम सही तरीके से करें। ख़ास ख्याल रखें कि हम बिला ज़रूरत और बिला वजह उन गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें जो पीक वर्स में नहीं करनी चाहिए। मजबूरी अलग बात, लेकिन हालात और वाक़ात ज़रूरी देखने। और टंगमर्ग में आज बिजली डिपार्टमेंट ने छापामार कार्रवाई जारी रखी। इधर की बात भी शुरू बताई गई है कि शहर से लेकर दूसरे इलाकों में भी ये मुहिम जारी रखी जाएगी। तो इसमें हमें जो भी कंज्यूमर इलीगल लोड या डबल लाइन या मीटर बाईपास में मिलता है उसको हम मतलब एज पर द नॉर्म जो उसका फाइन बनता है वो हम उसको डाल रहे हैं। जहाँ जिस कंज्यूमर को फाइन देंगे उसको हम बिल्कुल फाइन के बगैर नहीं छोड़ेंगे। और अगर कहीं जगह हमें ये लगा कि हमारा एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो एज पर रूल जो भी एक्शन होगी एज वारंटेड अंडर रूल्स हम उसके खिलाफ करेंगे, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, हमारा यही मकसद है कि जो कर्टेलमेंट का पीरियड है, जब विंटर में बहुत सख्ती होती है इधर, तो जितने हमें इंस्पेक्शन हो जाएंगे हमारा लोड कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कर्टेलमेंट का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, लोगों को अच्छा पावर मिले लास्ट ईयर से। यही हमारा मकसद है। टंगमर्ग में बिजली महकमे की छापामारी, लेकिन बिजली महकमे की एक कार्रवाई पर सवाल हमने पिछली बार उठाया था। हमने बताया था कि मुल्क भर में जम्मू कश्मीर में बिजली डिपार्टमेंट ने ये तासुर दिया था कि यहाँ हर घर तक बिजली पहुँचाई गई है। लेकिन लालपुरा लोलाब के लोगों की शिकायत है कि वहाँ बिजली तो पहुँचाई गई, वहाँ स्कीमें जो सरकार की हैं उन्हें तो इम्प्लीमेंट किया गया लेकिन सिर्फ कागजी तौर पे, वरना वहाँ पे आज भी बिजली की तारें जो हैं वो पेड़ों से नहीं गुजरती होंगी। कुपवाड़ा की वादिय लुलाब के लालपुरा के गांव वालों का कहना है कि वहां बिजली की तरसीली निज़ाम का कोई वो सिस्टम नहीं है जो कागज़ों में लिखा गया है। और आज भी बताया गया कि जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए साल 2019 में अवार्ड भी हासिल किया था, लेकिन उस अवार्ड पर सवाल जहां पहले भी उठे हैं लालपुरा के लोगों ने भी उठाए हैं। और इधर बदरवा के लोगों की शिकायत है कि उनकी सड़क की खस्ताहाली की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। और बदरवा मेन टाउन में राब्ता सड़कों की खस्ताहाली के बायस मुकामी लोगों को परेशान होना पड़ता है। और मुकामी लोगों के मुताबिक R&B महकमे को कई बार बताया गया लेकिन R&B महकमे ने खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए हैं और यहाँ लोगों का सड़क से चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी की तो बात ही नहीं है। पहले भी कई बार हमने R&B डिपार्टमेंट से हमने अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और इनके ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए ताकि आने जाने का जो सफ़र है लोगों का, गाड़ियों को बेहतरीन तरीके से हो सके ताकि किसी भी कई तरीके से एक्सीडेंट की ज़रूरत होने की आवश्यकता ना हो। तो इस बार फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, R&B डिपार्टमेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन खड्डों को भरा जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए और बाद में फिर हमें नहीं बताने कि ये क्या हुआ। बदरवा की सड़क ख़राब, लेकिन डोडा में हज़रत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान उनके आस्तान आलिया पर शब-ख़वानी की मजालिस हुई और दूर दराज के इलाके से आए हुए अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने उनके आस्तान आलिया पर हाज़िरी भी दी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।